क्या मिताली पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? हमारे दर्शन दुर्लभ हो गए आजकल। हमारे दर्शन दुर्लभ हो गए हैं ना। कहाँ रहती हो? करंट अफेयर वगैरह की क्लास देख रही हो अनुष्का? तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है? फोर्थ। अभी 2 साल, 1 साल और बचेगा, इसके बाद 1.5 साल। अच्छा ठीक है। पूरा डार्क डार्क क्यों दिख रहे हैं? किसी ने कुछ कम ज़्यादा किया क्या? हाँ, कुछ कम ज़्यादा किया क्या? रिमोट है कि इसका? राइट, ठीक है। बहुत ठीक दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है। डार्क लाइट कुछ तो नहीं करना है। चलिए, हो सकता है। महिला संगठन हेडिंग डाल लीजिए आज। यानी सिंपल टॉपिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को, बस कुछ चीज़ें याद करनी है। बाकी महिला संगठन, कोई भी संगठन की भूमिका, संगठन का मतलब है यूनिटी, एकता, एक साथ समान विचारधारा वाले लोग जब एक साथ मिल करके क्या करते हैं, आपके जो है क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, या किसी एक साथ जो एक समूह के रूप में काम करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका संगठन बोलेंगे। क्लियर है? तो महिला संगठन हेडिंग डाल लीजिए आपके जो सिलेबस में। टॉपिक क्या है? महिला संगठन की भूमिका, रोल ऑफ वुमन ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो महिला और महिला संगठन की भूमिका दोनों लिखा हुआ है। तो एक महिला की जो भूमिका है समाज में उतनी योगदान नहीं दे पाती है, लेकिन वही जब संगठित हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग, 2 या 2 से अधिक महिलाएं आप लोग मिल करके किसी चीज़ की मांग करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है कि नहीं। तो इसलिए जितने भी आपकी जो है अधिकारों की जब बात होती है, तो जब तक 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके, है ना, इसलिए हर किसी का संगठन होता है, मजदूर का संगठन होता है ना। आप लोग भी IAS अधिकारी वगैरह बनोगे तो उसका भी एक संगठन बनता है ना। आप लोग के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो एक साथ मिल करके फिर आप क्या करोगे, उसके लिए लड़ाई लड़ोगे। तो उसी प्रकार महिलाओं की कुछ चीज़ों में सुधार के लिए, है ना, स्वतंत्रता से पहले भी कुछ संगठन बने थे, स्वतंत्रता के बाद बने, और वर्तमान में भी कई सारे संगठन जो है कार्य करें, जिसके अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत भी किया गया, क्लासीफाई भी किया गया। तो टाइप्स ऑफ देखेंगे तो सबसे पहले महिला संगठन होता क्या है, तो उसकी परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये आपके पास दिया हुआ है ना। हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन या परिचय, जो भी लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला संगठन की परिभाषा क्या है, एकदम सिंपल सा, परिभाषा को रटना नहीं है। पहली बात तो एक ऐसे संगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो गया आपका जो है कि नहीं। महिला संगठन क्या हो गया? कोई भी संगठन ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है ना। कोई भी संगठन क्या होता है आपका? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, संगठित समूह होता है। संगठित का मतलब जो वेल डिफाइंड हो, है ना। एक होता है असंगठित, जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो वहाँ पे जो भीड़ है वह क्या होगी आपकी? असंगठित होगी, अनऑर्गेनाइज्ड होगी। लेकिन आप किसी उद्देश्य के लिए, जैसे मान लिया जाए आपका पिकनिक मनाने के लिए एक साथ सभी लोग आ गए, तो वो क्या हो गया आपका? संगठित हो गया, जिसका उद्देश्य क्या हो गया आपका? पिकनिक सेलिब्रेट करना, है कि नहीं। तो किसी उद्देश्य के लिए जब कुछ लोगों का समूह बन जाता है तब उसको हम लोग संगठित समूह कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन आपको, संगठित समूह जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, है ना, रटना नहीं है। मैंने कहा कि संगठित समूह हो गया तो डेफिनेटली समूह बनेगा तो किसी उद्देश्य के लिए बनेगा। तो महिलाओं का संगठन क्यों बनेगा भाई? सीधी सी बात है, पहली तो आप लोगों के अधिकारों की रक्षा कहीं ना कहीं, है ना, आपके महिलाओं के अधिकारों के मांग के लिए, रक्षा के लिए,
लैंगिक समानता जो समस्या है वर्तमान में कि लैंगिक समानता नहीं है समाज में, आई ना बात समझ में, उनको प्रमोट करने के लिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, और एम्पावर वुमन सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, कल्चरली। तो उसके लिए जो है संगठित समूह जब बन जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका वुमन ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। आया समझ में? तो रटना नहीं है, मैंने कहा फिर से, बस थोड़ा सा समझना, अपने शब्दों में उसको बिना देखे भी बाद में लिख सकते। ये PDF भी आपके पास रहेगा ही रहेगा, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। परिभाषा समझ में आ गई आपको अच्छे से कि महिला संगठन का मतलब ये हो गया संगठित समूह, और जिसका उद्देश्य क्या होगा, डेफिनेटली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, आपका जो है प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी, एंश्योर सोशल जस्टिस एंड एम्पावर वुमन एज सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड कल्चरली। हर डायमेंशंस में महिलाओं को क्या करना, एम्पावर करना, यही उद्देश्य होगा आपका जो, तो उसको हम लोग महिला ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो इन संगठनों ने समाज सुधार, भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, जागरूकता फैलाने तथा भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठनों ने स्वतंत्रता से पहले भी कई सारे संगठन थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया। स्वतंत्रता के बाद भी अभी भी कई सारे संगठन हैं जो निरंतर लगे हुए, है ना। जैसे आपका नेशनल लेवल पे देखेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, वो भी एक संगठन है जो आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ अधिकारों का हनन या वायोलेशन आपके साथ होता है तो वो आपके साथ खड़ा रहता है ना, अगेंस्ट एक्शन भी लेता है, उसको कुछ कानूनी अधिकार भी दिए गए, है ना, बस समझ में। राज्य में भी राज्य महिला आयोग होगा आपका जो, तो वो भी आपके हक के लिए, यदि आपका हक छीना जाता है, आपके साथ कुछ अन्याय होता है तो उसके लिए आपके साथ क्या करता है, वह आपके अधिकारों की मांग करता है। तो इस तरीके से उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो उद्देश्य क्या क्या, समाज सुधार भी होता है कुछ संगठनों का उद्देश्य, सोशल रिफॉर्म्स होता है आपका जो है, फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये सब उद्देश्य होंगे आपके जो संगठन। महिला संगठन क्यों बनेंगे, पिकनिक जाने के लिए थोड़ी बनेंगे, है? तो डेफिनेटली इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, अधिकारों की मांग के लिए बनेंगे आपके जो। तो हम अभी देखेंगे कई सारे हमारे पास आपके जो है वैधानिक, लीगल, है ना, वैधानिक का मतलब आपके जो है कुछ हमारे पास लीगल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वुमन ऑर्गेनाइजेशंस भी है, और कुछ आपके मैंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपके जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में रखे जा सकते हैं, जो आपके जो है छोटे लेवल पे फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी काम करते हैं आपके जो। तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस एंड द लिव्ड रियलिटी ऑफ मिलियंस। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोमिसेस किए गए और वास्तव में उसको कितना अच्छे से लागू किया गया है, उसको ब्रिज करने का काम, भरने का काम कौन करता है आपका जो है, ये वुमन ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। आ रही बात समझ में अच्छे से कि भारत में महिला संगठन संवैधानिक वादों और लाखों लोगों की वास्तविक जीवन की हकीकत के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, आपका दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 14 देखा हमने, आर्टिकल 15(3) देखा हमने जो, ये तो डाल दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में इक्वालिटी आपको मिल रही है? ठीक है, सभी लोग मुंडी ला रहे नहीं करके, ठीक है। तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी इस तरीके के महिला संगठनों के द्वारा की जाती है। आया समझ में? तो ये ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच के गैप को भरने का काम करता है। आया समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स है ना, ये कॉमन टॉपिक से आपको थोड़ा सा बस दिमाग ओपन करके पढ़ना है, रटा रटा नहीं लिख सकते, आपका जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बना है उसी को लिखना है। डेफिनेशन हमने देखा ऊपर ही, महिला संगठन से ऐसे औपचारिक अथवा अनौपचारिक संघ से जो महिलाओं के कल्याण, अधिकार, विकास और सशक्तिकरण हेतु क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कुछ लोगों का समूह हो गया, महिलाओं का समूह हो गया, है ना, महिलाओं का समूह हो गया। जो औपचारिक का मतलब और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल होता है जो बाकायदा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्या होता है, बंधा होता है, और इनफॉर्मल होता है जो आपका क्या होता है, इनफॉर्मल में कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। जैसे आप लोग के मम्मी पापा के साथ संबंध जो है कौन से में आएंगे, फॉर्मल के इनफॉर्मल में आएंगे? इनफॉर्मल में आएंगे, है कि नहीं। मेरे साथ इंस्टीट्यूशंस में अदर एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशंस है वो किस में आएंगे, आपके फॉर्मल रिलेशंस में आएंगे। आई ना बात समझ में? तो उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ फॉर्मल हो सकते हैं, कुछ आपके इनफॉर्मल रूप से भी आपके काम करते रहते हैं।
लेकिन सभी का उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं का कल्याण करना, महिलाओं को सुरक्षा के प्रदान करना, अधिकार के लिए लड़ना और उनके डेवलपमेंट एम्पावरमेंट हेतु क्या करना? काम करना। तो उसको हम लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में रखते हैं। और ये संगठन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्थानीय स्तर पे काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अलग अलग लेवल्स पे भी काम है ना। स्थानीय स्तर पे जैसे मैंने कहा राज्य में होगा राज्य महिला आयोग, सेंट्रल लेवल पे होगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए अलग से कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन काम करते हैं। तो ये कई लेवल्स पे हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो महिला संगठन कई लेवल्स पे हो सकते हैं। तो चलो आगे, है ना। तो मतलब लेवल अलग अलग हो सकते हैं आपके स्थानीय। अब छोटे मोटे डिमांड करने तो आपके मोहल्ले वाले भी महिलाओं का संगठन होगा, है कि नहीं? मोहल्ले में भी होगा, फिर आपका शहर में होगा। तो इस तरीके से लोकल लेवल पर भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो या इनफॉर्मल हो, लेकिन होते जरूर है। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपका सबसे पहला पॉइंट तो वही महिला सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण का मतलब मैंने आप लोग को बता ही चुका हूँ। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब या किसी भी चीज़ के एम्पावरमेंट का मतलब है हर क्षेत्र में डिसीजन निर्माण में आपका पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट मे बी फैमिली, इट मे बी सोसाइटी, इट मे बी कल्चरल, इट मे बी नेशन, इट मे बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एटसेट्रा। आए समझ में? हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, अपने हिसाब से ही लिखना है। हाँ, तुम्हारे आंसर मैंने चेक किए थे। क्या नाम है? आकांक्षा, लाना भूल गया। ठीक है, अच्छा है, लिखते रहो। लिखना सीख गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सीख लिख रहे हो, सिलेक्शन के लायक उतना काफ़ी है। उसमें उस समय के साथ सुधार करने हैं। तो पहला लिख लिया आपने वुमन एम्पावरमेंट, राइट। दूसरा है आपका, है ना, एम्पावरमेंट की परिभाषा मैंने बताया, आगे कई जगह पे आएगा। ये तो महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वतंत्रता एवं सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना, टू इंक्रीज वुमेन्स कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। एम्पावरमेंट का मतलब ये भी एक इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने कहा पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तभी आप मानोगे ना भाई कि आपको कुछ एम्पावर मिला है, कुछ पावर मिला है, एम्पावरमेंट। और ये चीज़ उसके बाद अपने आप आ जाएगी। जब डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, फ्रीडम आपको मिल जाएगी और सोशल पार्टिसिपेशन अपने आप हो जाएगा। सीधी सी बात है कि नहीं? तो जो मैंने डेफिनेशन बताया उसको थोड़ा सा लिखना है, ये तो है ये कॉमन। फिर जेंडर इक्वालिटी, है ना, इसका पर्पज जितने भी वुमन ऑर्गेनाइजेशंस है उसका एक पर्पज आपका जो है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है? जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना। आज के डेट में मैंने कहा ना, कई क्षेत्रों में अभी भी जो है जेंडर इनइक्वालिटी दिखता है। आज भी देखेंगे तो कई सारे फील्ड्स में आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा, गैप बना हुआ है। मैंने कहा ना, कितने प्लम्बर आपके घर में महिलाएं अभी तक आई है? नहीं आई हैं। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर्स मैंने कहा महिलाएं अभी कमी मिलती है। सेना में कितने % लोग होंगे? 1% भी नहीं होंगे आपके जो। तो अभी भी आपका, है ना, एग्रीकल्चर में 50-50 मिल सकते हैं, उसमें ज़्यादा भी मिले होंगे, लेकिन बाकी अदर सेक्टर, बड़े सेक्टर्स में जाएंगे उतना परसेंटेज अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी अभी भी है। और कुछ चीज़ें तो एकदम क्लियरली दिखती है। मैंने कहा ना कि एक ही काम के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स में कम्प्लीटली दिखाई नहीं देता है। बड़ी कंपनियों को छोड़ दो जो रजिस्टर्ड है, बाकी छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में तो दिखाई नहीं देता है। आई ना बस समझ में? फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों की सुरक्षा करना। तो डेफिनेटली वुमन ऑर्गेनाइजेशंस का एक सबसे बड़ा जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, ये महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। महिलाओं को जो अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए, लीगल राइट्स मिले हुए, तो उसको यदि सरकार, समाज नहीं दे रहा है तो ये ऐसे संगठन उसके लिए क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं और कहीं ना कहीं जो है आपका उसके लिए आपको सुरक्षा प्रदान करे। जैसे आपका मंदिरों में, कई सारे मंदिरों में पहले महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसके लिए किसी पर्टिकुलर संगठन ने लंबी लड़ाई लड़ी। केरला के कौन सा मंदिर है वो? सबरीमाला मंदिर, है ना, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, है ना। उसके बाद भी अभी भी वहाँ पे पूरी तरह से शायद अलाउड अभी तक नहीं किया है वहाँ के जो
पूजा करने वाले पंडित है, पंडे हैं, उन्होंने अभी तक आपका अलाउड नहीं किया है। तो उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ी रहे घुसने ज़बरदस्ती की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वायोलेशन है। तो ये कहीं ना कहीं अब मतलब ना सरकार कितनी चालाक है, वो ज़बरदस्ती 2017-18 का मामला होगा, उसको ज़बरदस्ती अभी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इस पर क्या करे, आपका रिव्यू करे, क्योंकि केरला में चुनाव था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ना ज़बरदस्ती का रिव्यू डाल रही है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गया आपका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पर्पज होता है ना, जैसे कल हम लोग रात को करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें क्या था आपका सी मार्ट ना, ये भी आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सी मार्ट, जैसे आप लोग का डी मार्ट है तो यहाँ पे सी मार्ट मतलब महिलाओं को कमर्शियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम आता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो एक पर्टिकुलर आपको क्या है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वहाँ पर आकर के अपनी चीज़ों को क्या कर सके, बेच सके, कमर्शलाइज कर सके। आई ना बात समझ में। तो ये सी मार्ट जो है, इस तरीके की योजनाएं सरकार वगैरह बनाते रहती है, महिला संगठन वगैरह जो है इस तरह की योजनाओं को प्रमोट करते रहते हैं। जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG है, ये भी कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं, है ना। जो आपके माइक्रो सेविंग्स है, छोटी बचतें हैं, उसको कलेक्ट करके क्या करते हैं आपके जो है उसको इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़ा करने के लिए प्रोवाइड करते हैं आपके जो है। फिर सोशल जागरूकता, सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं महिला संगठन, है कि नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सब काम करते हैं आपके जो है। तो महिला संगठनों का उद्देश्य समझ में आ गया। बस ये 4-5 पॉइंट याद करोगे तो उद्देश्य हो जाएगा कि महिला संगठन, उद्देश्य और रोल लगभग वही है। देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या हो गया, महिला संगठनों की भूमिका होगी। महिला संगठन क्या रोल प्ले करते हैं, तो यही सब रोल प्ले करते हैं, इन्हीं को महिलाओं के संदर्भ में आपका लड़ाई लड़ते हैं। ये सब तो वही चीज़ें आएंगी घुमा फिरा करके। बस कुछ संगठन के नाम वगैरह देखना है और उसको उठा करके फिर एनालिसिस करना है। तो संगठनों का ऐतिहासिक विकास, तो संगठन का ऐतिहासिक विकास हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद इस तरीके से बना लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व संगठन में डाल दीजिए, स्वतंत्रता पूर्व संगठन, इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। आपका जो है आपका बिफोर इंडिपेंडेंस या बिफोर फ्रीडम, और दूसरा आपका जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपके जो स्वतंत्रता के बाद, है ना। तो 2 भागों में डिवाइड कर लो। जितने भी महिला संगठन है भारत में उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। तो पहला है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। तो स्वतंत्रता पूर्व भी कुछ संगठन बने थे जिनका उद्देश्य क्या था, उस समय सिर्फ सामाजिक सुधार आंदोलन खड़ा करना था, है ना। 19वीं शताब्दी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, तो महिलाओं के साथ इक्वालिटी का बिहेवियर तो उस समय सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पुरुषों के साथ ही इक्वालिटी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी आपका जो है, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी ब्रिटिश सरकार किसी अपने हित के लिए काम करती थी। आपका क्या करती थी आपके जो है अपने हित के, हाँ पापा तुम्हारे, ठीक है, अपने, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात। तो आपका जो है स्वतंत्रता पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रीडम, और आफ्टर इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। आ रही बात समझ में। ये ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता से पहले जितने भी महिला संगठन थे मेनली आपका सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर के थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेकर के थे, है ना। क्योंकि उसके पहले तो महिलाओं की भूमिका तो बाद में आएगी, पहले उनके साथ कई सारी गलत प्रथाएं थी। जैसे आपका सती प्रथा थी, है कि नहीं। सती प्रथा कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा थी, है ना। महिलाओं के साथ इस तरीके से और ज़्यादा कई सारी चीज़ें थी, डिस्क्रिमिनेशन था आपका बहुत ज़्यादा जो है। तो उनको समाज सुधार के संदर्भ में कुछ संगठन बने थे। तो उनका उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से सामाजिक सुधार आंदोलन था। स्वतंत्रता से पहले सामाजिक सुधार में क्या था, विधवा पुनर्विवाह, है ना। हालांकि इनमें सब पुरुषों का भी योगदान रहा है। आपका विधवा पुनर्विवाह में किसका नाम आता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना, उसी का नाम आता है ना। विधवा पुनर्विवाह के लिए अच्छी लड़ाई किसने लड़ी थी, आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़ी थी। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, वुमेन्स एजुकेशन और सती एबोलिशन,
तो ये सब समस्याएं थी, इनको ख़त्म करने के उद्देश्य से जो है महिला संगठन बने थे, स्वतंत्रता से पहले बने थे। आ रही बात समझ में? कौन से 1-2 नाम आएंगे आपके, उसको देखते हैं। एक है आपका सबसे पहला भारत स्त्री महामंडल। आपका जो है भारत स्त्री महामंडल करके है आपका, भारत स्त्री महामंडल संगठन बना था, सरला देवी चौधरानी द्वारा स्थापित था। आपका जो है किसके द्वारा स्थापित था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और इनका उद्देश्य क्या था? वही वुमेन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स था, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। क्लियर है पॉइंट? तो उधर ज़्यादा चला गया वो। विशाल सर डांस कर करके पढ़ाते हैं ना, तो खिसक जाता है। आया समझ में? तो ये आपका एक संगठन था। दूसरा था आपका जो है, दूसरा जो हुआ 1927, दूसरा का मतलब जो मुख्य संगठन है, वैसे तो और भी रहे होंगे। 1927 में एक इस्टेब्लिश हुआ था आपका कौन सा वाला? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, AIWC, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इस्टेब्लिश इन 1927। ये किसके लिए काम करती है? ये भी महिला सुरक्षा, कानूनी सुधार और सामाजिक समानता के लिए, वुमेन्स एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स एंड सोशल इक्वालिटी के लिए आपके जो है। आया समझ में? ये सब याद करने पर 2-4 नाम याद रख लेना है, ताकि कुछ बीच बीच में जिक्र करते रहो। बस नाम लिख लो, 1927 लिख लो, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। कार्य 3 पॉइंट तो है, ये 3 पॉइंट ऐसे करके नोट्स बनाने का मतलब ये संगठन ऐसे लिख लीजिए। ये पहले तो नाम लिख लो, कब स्थापित हुआ? 1927। ऐसे ही उतारोगे तो इससे उतारने की क्या जरूरत होगा? आपको PDF मिल जाएगा, आपको जो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, तो ये तो आपके पास बाद में रहेगा ही रहेगा। कॉपी में नोट्स का मतलब है इस संगठन का नाम 1927 लिखोगे, समझ जाओगे, आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ही हुआ होगा डेफिनेटली। फिर इसके कार्य क्या कहते हैं? तो वुमेन एजुकेशन, 2-3 पॉइंट यहाँ निकाल दो, तो ये क्या हो गया आपका? कॉपी में नोट्स बन जाते हैं। ऐसा समझ में? पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ऐसी PDF फाइनल बाद में हार्ड कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। आपका तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, स्वतंत्रता के बाद जो है जो संगठन बने थे, उनका मेन उद्देश्य या मेन फोकस किस पे था? आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन से में राइट्स दिए गए आपको, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाना, है कि नहीं? संविधान में जो अधिकार दिए गए, उसको संवैधानिक अधिकारों को सिर्फ देने से, अधिकार देने से काम चलेगा क्या? वो तो संविधान में लिख दिया कि महिलाओं के ये सब अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको वर्तमान सरकार जो है लागू कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसके लिए फिर लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? महिला संगठनों की हो जाएगी, लड़ना पड़ेगा। अभी भी कहाँ मिले? 33% भी नहीं मिल रहा है अभी तो, ठीक है? तो महिला संगठन ही लड़ोगे, अकेले तो लड़ नहीं पाओगे, अकेले तो पूछेंगे नहीं तुम्हें। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, इन सब के पर फोकस किया उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस। आया समझ में? वर्गीकरण है, बहुत सारा है, आगे देखता हूँ कहाँ लिया है, कहीं पे 2-3 नाम भी लिख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से है। ये भारत के प्रमुख महिला संगठन, ये लिख लिया। 1972 में एक बना था आपका सेवा करके, आफ्टर इंडिपेंडेंस में नाम लिख लीजिए। 1972 में एला भट्ट के द्वारा बनाया गया था, एला भट्ट के द्वारा 1972 में बनाया गया था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा, स्वनियोजित महिला संघ। यह जो है इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाओं के सुरक्षा हेतु काम करता है। इसके लिए काम करता है आपके जो असंगठित क्षेत्र की महिलाओं हेतु, वर्क्स फॉर वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स।
उनके लिए काम करता है। क्या क्या मेन काम करता है आपका जो है, फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन बताया ना मैंने। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ कि आप लोग को भी इकोनॉमिकली अर्न करने लायक बनाना है कि नहीं, महिलाओं को भी आपका जो है अर्न करने लायक बनाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनेंशियल इंक्लूजन बोलेंगे। आ रही ना बात समझ में आपका जो है। फिर दूसरा सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारी आंदोलन क्या होता है, बहुत सारे सहकारी बैंक चलते हैं आपके, जैसे अमूल जो है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल एक सहकारी संस्था है। तो सहकारी आंदोलन का मतलब महिलाओं का एक ग्रुप जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करे। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाए गए, ताकि एसएचजी भी कह सकते हो कि एक सहकारी आंदोलन का एक पार्ट हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका जो एक सहकारी आंदोलन का एक पार्ट हो गया। फिर आपका स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, लेबर राइट्स पे काम किया जाएगा। तो ये संगठन जो है इन सब क्षेत्रों पे काम करती थी या करती है। स्वनियोजित महिला संघ आया समझ में। तो ये 1972 में एला भट्ट के द्वारा बनाया गया था। तो कुछ नाम, एक दो नाम बस याद रखने, बाकी वर्तमान में तो जो याद रखने हो तो रखना ही है। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। ये कानूनी लीगल या स्टेचुरी बॉडी है। तो इस्टेब्लिश्ड इन 1992। काम क्या है इसका, शिकायतों की जांच, मतलब महिलाओं के संबंध में कोई यदि शिकायत करता है तो जांच करता है। खुद भी जो है क्या करता है, अपने संज्ञान में लेता है। मतलब यदि कोई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो खुद भी वह आगे बढ़ करके क्या करता है, चीज़ों को संज्ञान में लेता है और सामने वालों को नोटिस जारी करता है, राइट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुओ मोटो, कॉन्स्टिट्यूशनली लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सुओ मोटो कहते हैं, स्वतः संज्ञान लेना। आ रही बात समझ में, स्वतः संज्ञान लेना मतलब खुद से। तो ये लीगल वर्ड है, स्वतः संज्ञान लेना। इंग्लिश में शायद सुओ मोटो इस टाइप से वर्ड यूज होता है ना, यही वाला है ना। वकील साहब से पूछना, मेरे ख्याल से यही वाला स्वतः संज्ञान। सुओ मोटो का मतलब होता है आपका जो है खुद से आपका जो है नॉलेज में लेना। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या फिर इस तरीके की जो संगठन है, यदि कुछ समाज में गलत हो रहा है, कोई अपील करे ना करे, वह खुद से भी क्या कर लेता है, संज्ञान में ले लेता है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्वतः। संज्ञान मतलब नॉलेज में लेना, जानकारी में लेना, है कि नहीं, स्वतः संज्ञान में लेना। आ रही बात समझ में। संज्ञान का मतलब होता है आपका बौद्धिक से, बौद्धिकता से, संज्ञानात्मक क्रिया, जो दिमाग की क्रिया उसको हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं संज्ञानात्मक क्रिया कहते हैं, कॉग्निटिव एक्शन कहते हैं। जो बौद्धिक क्रिया है, दिमाग से हम काम करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं, उस क्रियाओं को क्या कहेंगे हम लोग, कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव एक्शन कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार कहते हैं। तो संज्ञान का संबंध है आपका खुद से उसको क्या करना, जानकारी में लेना, स्वतः संज्ञान, खुद से जानकारी में लेना, राइट। मतलब कोई केस नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतः क्या कर लेता है, या फिर इस तरीके की संस्थाएं क्या करती है, स्वतः संज्ञान में ले लेती है और जवाब मांगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शिकायतों की जांच करना, कानूनों की समीक्षा करना और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या है, काम है। नेशनल वुमेन कमीशन का क्या काम है, तो ये सब काम करती है आपका जो है नेशनल वुमेन कमीशन। आ रही बात समझ में। तो 1992 में स्थापित हुई। इसके अलावा महिला समाख्या कार्यक्रम एक संगठन है, फोकस्ड ऑन रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। महिला समाख्या प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम है लेकिन कार्यक्रम के रूप में महिला संगठन ही हो गया। महिला समाख्या प्रोग्राम, महिला समाख्या प्रोग्राम, राइट, नाम ही वही है, समाख्या। फोकस्ड ऑन रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित।
तो अवेयरनेस लाना, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, नेतृत्व विकास, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। इतने ही पॉइंट्स एग्जाम में काम आएंगे, बाकी उसके अंदर की भावनाएं आपको पता होना चाहिए, इसका एलोब्रेशन आपके माइंड में होना चाहिए, है कि नहीं भाई? तो ये ध्यान में रखना, अवेयरनेस, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड देन लीडरशिप डेवलपमेंट, ये इसका मेन उद्देश्य हो गया। उसी प्रकार आपका जो है कुदुम्बश्री केरल का है, केरल का लोकल संगठन, स्टेट लेवल पे संगठन है, महिला केंद्रित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वुमन सेंटर्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम इन केरला, जिसका नाम है कुदुम्बश्री। इसका उद्देश्य का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्वमेंट, ये इसका क्या है। तो ये कुछ संगठन हो गए आपके, और अभी करंट अफेयर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें कुछ संगठन वगैरह का नाम आएगा, तो 2-4 याद कर लेना है कि नहीं भाई? वुमन संगठन में और कोई संगठन याद आ रहा है तुम लोग को? राज्य महिला आयोग भी होता है, स्टेट वुमन कमीशन भी होता है, तो ये सब, तो बहुत सारे महिला संगठन मिलेंगे आपको, कुछ प्राइवेट संगठन भी मिलते हैं, नीता अंबानी का कोई फाउंडेशन होगा संगठन, लिख लिया। अब आते हैं, इनका वर्गीकरण भी किया गया है, इन्हीं को, ये संगठन जो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वुमन ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठनों का वर्गीकरण। फिर से इसके 2 पार्ट बना लेंगे, ए वाला लिख लीजिएगा कार्य की प्रकृति के आधार पर, पहला लिख लेंगे कार्य की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा बी इधर लिखेंगे आप लोग, यानी फ्लो चार्ट बनाने से याद रहेंगे आसानी, सब नाम लिखते जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो पहला कार्य की प्रकृति के आधार पर आपका जो है इंग्लिश में हो जाएगा नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शंस, राइट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शंस के आधार पे एक ये हो गया, कार्य की प्रगति के आधार पे ये 4 पढ़ेंगे हम लोग। और बी लिख लीजिएगा उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, उसके आधार, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो महिला संगठन में पहले दो क्लासिफाई, 2 आधारों पे अलग अलग देखेंगे। पहला हो गया आपका कार्य की प्रगति, कैसे कार्य करती है, किस उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। आए समझ में? तो कार्य की प्रगति के आधार पे आते हैं, कार्य की प्रगति का मतलब किस कार्य को वो फोकस करके काम कर रही है ना, किसी उद्देश्य भी लगभग वही है। तो यहाँ पर पहला है आपका जो है स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वैधानिक और संवैधानिक निकाय, है ना। स्टैट्यूटरी का मतलब, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इसका वैधानिक होता है, मतलब जो कानून के द्वारा बनाएगा, कानून का मतलब संसद के द्वारा बनाया। कानून कौन बनाता है देश के लिए? संसद, पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट के द्वारा इस तरीके के जो संगठन बनाए जाते हैं उसको हम लोग इसमें रखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी ये वर्ड आते रहेगा, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ ही रहे हो, तो ये स्टैट्यूटरी वर्ड जहाँ पर भी आ जाए, वैधानिक वर्ड जहाँ पर भी आ जाए, समझ जाना वो आपके किसके द्वारा बनाए गए हैं? कानून के द्वारा, संसद के द्वारा जो है बिल पास करके कानून के रूप में बनाया गया है। और संवैधानिक का मतलब संविधान में दिया गया है ना। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन स्पेशली आपके संविधान में दिखा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा, उसको संसद ने नहीं बनाया है ना, संविधान के तहत पहले से मेंशन है पर्टिकुलर आर्टिकल में 324 में। उसी प्रकार जो आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मेंशन है कि एक ऐसा संगठन होगा जो क्या करेगा? आपका जो प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए नियुक्तियां प्रदान करेगा, उसको नियुक्त करेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर आर्टिकल में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, और वैधानिक जब इसमें नहीं होगा तो फिर सरकार भी क्या करती है? संसद के माध्यम से कानून बनाकर कुछ संगठन बनाती है, कुछ काम करती है, तो उसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। आपका जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, है ना। इस सिलेबस में टॉपिक है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसी में। आया समझ में? कोई समस्या? तो पहला हो गया आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक और संवैधानिक निकाय।
है ना। तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग आपका क्या है, वैधानिक निकाय है, आपका स्टेटूटरी बॉडी है, संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, अलग से कानून बना करके 1992 में भी देखा हमने, कब बनाया गया ये, 1992 में बनाया गया, है ना। महिला को लेकर के कुछ संवैधानिक निकाय है हमारे पास, ठीक है। महिला को लेकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो नहीं है ना। वो ST SC OBC इस कॉन्टेक्स्ट में भले से है, लेकिन वुमन को लेकर के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वुमन को लेकर के जो मेरे नॉलेज में नहीं है। आ रही बात समझ में। दूसरा आपका है ग्रॉस रूट्स कलेक्टिव्स, SHGs, ये हमने अभी देखा, जमीनी स्तर के समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग जो है। दूसरा हो गया इसकी कार्य की प्रकृति के आधार पे, दूसरा कौन सा हो गया, है ना, क्लासिफाई करें ना हम लोग, पहला क्लासिफाई किया किसके आधार पर, आपका कानून के द्वारा बनाए गए उसके आधार पर। दूसरा है ग्रॉस रूट्स कलेक्टिव्स, मतलब जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपका जो है जमीनी स्तर पे काम करने वाला संगठन है। यह सबसे बड़ा खंड है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, शामिल है, काम करते हैं। तो कुछ ऐसे संगठन हो सकते हैं जो जमीन के स्तर पे काम, जमीन का मतलब ग्राउंड लेवल पे फील्ड में काम करते हैं, यहाँ पे जमीन का मतलब फील्ड लेवल, सब जमीन में ही काम करेंगे, हवा में कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पे जमीन का मतलब है फील्ड में जाके उतर के काम करना, आया समझ में। ये सूक्ष्म ऋण देते हैं, माइक्रो फाइनेंस करते हैं, आपका माइक्रो क्रेडिट देते हैं, वित्तीय साक्षरता प्रोवाइड करते हैं, पैसे का कैसे यूज किया जाए, और सामूहिक स्तर की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी एंड कम्युनिटी लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जोर देते हैं। ये कुछ ग्रास रूट्स कलेक्टिव्स क्या होते हैं आपके जो है संगठन होते हैं, आया समझ में। तो कार्य की प्रकृति के आधार, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वुमन ऑर्गेनाइजेशन, उसके आधार पे जो डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जानते हैं आप लोग, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब एक सरकार के नहीं होते, गैर सरकारी संगठन होते हैं। सरकार के अलावा जैसे मैं भी NGO बना सकता हूँ, है ना, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे बनाना है तो 7 जिलों के लोगों के साथ मिल करके बना सकता हूँ, 7 जिलों के लोगों का आधार कार्ड एड्रेस चाहिए, और नेशनल लेवल पे बनाना है तो 7 राज्यों का चाहिए, आया समझ में। तो इस तरीके से NGO बनाया जा सकता है, आप लोग भी बना सकते हो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर के, जिस फील्ड में आप काम करना चाहो, आई ना बात समझ में। तो उसके लिए NGO बनाने का अधिकार सभी के पास है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट के तहत, और फिर आप उस फील्ड में जाके काम कर सकते हो। बाद में फिर अच्छा काम किए तो सरकारें फिर क्या करती है, आपको फंड भी देती है ना। जब उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, सरकार के नॉलेज में आ गया, सरकार बीच बीच में निकालते भी रहती है आउटसोर्स करने के लिए। जैसे सरकार हर काम नहीं कर सकती, अब पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगवाना है, अब हर काम सरकारी अधिकारी करेंगे पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगी, टेंडर निकालेगी कि इस पूरे सड़क में हमें क्या लगवाना है, पेड़ लगवाना है। तो किसी जो पर्यावरण के लिए काम कर रही है NGO तो उसमें क्राइटेरिया डाल देगी कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वो उसको लेकर कर सकता है, भर सकता है, फिल कर सकता है। तो कई सालों से जो NGO वगैरह काम करते रहते हैं पर्यावरण वगैरह के कंटेक्स में, उनको वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छे से पेड़ पौधे कैसे लगाना है उनको पता होगा, है ना। अब जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसको थोड़ी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, आज़ाद फाउंडेशन जैसे संगठन श्रम अधिकार, कौशल प्रशिक्षण और परिवहन जैसे विशिष्ट मुद्दों पर काम करते हैं। तो महिला संगठन में NGO का कोई नाम है, जैसे आपका क्या नाम है उसका, सुनीता नारायण के NGO का नाम देखना, क्या नाम है, गूगल मार सकते हो। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, सुनीता नारायण करके है एक, और उसके NGO का नाम है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक दो आएंगे अभी, एक आध गूगल मारना है तो मार सकते हो, सुनीता नारायण के NGO का कुछ नाम होगा जो महिला संगठन का, तो और भी कुछ होंगे NGOs। तो इस तरीके से एक दो नाम आएंगे, करंट अफेयर वगैरह पढ़ेंगे उसमें, तो ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में। तो NGOs हो सकते हैं, और लास्ट है प्रोफेशनल एंड एडवोकेसी ग्रुप्स, पेशेवर और वकालत समूह जो पेशे से रिलेटेड होते हैं। जैसे महिला वकीलों का संगठन हो सकता है, महिला डॉक्टरों का संगठन हो सकता है, महिला एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों का संगठन हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, जो लिंग तटस्थ कॉर्पोरेट नीतियों और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए पैरवी करते हैं।
कि इसमें मतलब इन सब क्षेत्रों में कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो नहीं है, उसको लेकर के काम करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये 4 प्रकार के संगठन हो सकते हैं कार्य की प्रकृति के आधार पे कि किस तरह से कार्य करते हैं ये संगठन, उसको लेकर के नेचर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो ना भाई? है नहीं, इसमें बस आपको याद ही करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ें कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो भूमिका क्या है, वही लास्ट क्वेश्चन वही आता है। उद्देश्य के आधार पर आ जाओ, आपके जो है बी, इधर हमने लिखा था बी सेकंड, उद्देश्य के आधार पे। तो अलग अलग संगठनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे कल्याणोन्मुख संगठन होते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो महिला के कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसे महिलाओं के हेल्थ के लिए कुछ संगठन मिलेंगे, महिलाओं के एजुकेशन के लिए मिलेंगे, महिलाओं के न्यूट्रिशन के लिए मिलेंगे, महिलाओं के शेल्टर होम्स के रूप में मिलेंगे, है कि नहीं? तो वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमारे पास। तो एक हो गया वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इस एग्जाम्पल है आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो है महिलाओं के समाज के कल्याण के लिए काम करता है। दूसरा है आपका राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अधिकार आधारित संगठन। तो ये आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, लीगल रिफॉर्म्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आए समझ में? इक्वालिटी, जस्टिस, समानता, न्याय, कानूनी सुधार, मानवाधिकार के लिए। उदाहरण इसके भी दिए हुए, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, है ना। ये सब एग्जाम्पल ऊपर कार्य की प्रकृति के आधार पर भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल्स जो ये वाले ऊपर भी डाल दें, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। तो ये सब इनके लिए काम करें। तो कार्य की प्रकृति इनका क्या है? अधिकार के लिए लड़ना। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका अधिकार, राइट बेस्ड आपका जो है। फिर ये हम लोग देखी थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, स्वयं सहायता समूह। तो छोटे समूह होते हैं जो बचत और स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। बचत, सेविंग्स को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। कार्य क्या करते हैं? माइक्रो फाइनेंस करते हैं, सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब वही, फिर से कोई काम करना चाहो उसके लिए काम करते हैं। क्या हो गया? कुछ छूट गया साक्षी? क्या छूटा? ऊपर वाला कुछ? ये लो, ये दोनों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है ना। कुछ अच्छे से रट लेना, याद कर लेना कौन कौन से संगठन के नाम, 2 4 5, उन्हीं को हर जगह यूज करना है। फिर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका रोल, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते सब। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ पा रहे हो ना भाई क्या है? ये महिलाओं के आपके जो छोटे समूह हैं जो ग्रामीण लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, निचले स्तर पे, ये छोटी छोटी बचतें कर दे। जैसे मान लिया आप मुझे 1000 रुपये जमा करके रखना, उनके अकाउंट में डाल देंगे, वो किसी को क्या कर देंगे? फाइनेंस कर देंगे, और उसका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट का इंटरेस्ट के रूप में मुझे बाद में पे करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा ना, गाँव में कुछ महिलाएँ हैं जो क्या करती रहती, इस तरीके से एक जगह जमा करती है, और किसी को उठाना है तो उठा लेते, फिर कुछ इंटरेस्ट देते हैं, और फिर उस इंटरेस्ट के आधार पे जो है उनका काम चलते रहता है। क्या बोलते हैं उसको मिताली? कुछ तो बोलते हैं, नहीं वो तो एक अलग हो गया, ये तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अनऑर्गेनाइज तरीके से जो चलता था पुराने ज़माने, पुराने समय में क्या? हाँ, समिति, कमेटी बोलते हैं, कमेटी सुना है? कमेटी मतलब अब गांव में कुछ महिलाओं का अपनी कमेटी जमा करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास 1000 एक्स्ट्रा है तो 1000 हर महीने जमा करूँगा, ठीक है। आपने 5000 जमा किया, इसने 10,000 किया। अब मान लीजिए मुझे किसी काम धंधा स्टार्ट करने 25,000 रुपये चाहिए, तो पूरा पैसा क्या करूँगा मैं? उठा लूँगा, और उसके बदले में 2% इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट उन लोग का बांधे रहते कि आपको क्या करना है, 2% इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो 25,000 का मैं 2% इंटरेस्ट के साथ
1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी टाइम दूंगा वो क्या करूँगा, वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से वो जिसको ज़रूरत है उस तरीके से उठाते रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनको कुछ काम के लिए पैसे एक जगह से मिल जाते हैं। तो ये आपका उसी का जो ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका पेशेवर महिला संगठन, प्रोफेशनल्स वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो पेशेवर्स में फिर से भाई अपने पेशे को लेकर के जो होते डॉक्टर्स के, महिला वकील संघ, महिला चिकित्सक संघ, ये पेशेवर में आ जाएंगे। रिप्रेजेंट वुमेन प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। आगे बस समझ में? तो ये हो गया महिला संगठन होते क्या है, महिला संगठन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वर्गीकरण वगैरह हो गया। कौन कौन से महिला संगठन है, भारत स्वतंत्रता के पहले कौन से थे, स्वतंत्रता के बाद कौन से, भी 2-4 नाम याद रख लेना है। और करंट अफेयर में जो भी पढ़ोगे कुछ नए महिला संगठन का नाम आएगा, तुरंत आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए दिमाग का, उसको फिर से याद करके डालते जाना है ना। जब करंट अफेयर वगैरह पढ़ोगे तो कुछ महिला या न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ भी देखोगे तो उसमें कुछ महिला संगठन का नाम आ गया, किस महिला संगठन ने ये काम किया, तो तुरंत आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। आया समझ में? अब महिला संगठनों की भूमिका क्या है, तो जो शुरू में उद्देश्य पढ़ा था लगभग वही चीज़ें फिर से आ जाएंगी। रोल का मतलब ही है कि क्या महिला संगठन क्या काम करेगी, डेफिनेटली महिलाओं के, आप लोग के लिए काम करेगी। तो आप लोग के लिए क्या ज़रूरत है, एक तो सामाजिक सुधार ज़रूरत है, जैसे दहेज प्रथा वगैरह सब चल रहा है, दहेज के कारण से हत्याएं हो रही है, दहेज के कारण सब समस्याएं आ रही है, उसके लिए फिर से स्ट्रांगली लड़ने की ज़रूरत है आपको। जो तो अकेले लड़ोगे तो उतना आसान नहीं, महिला संगठन आकर के आगे लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जो अभी कानून का दुरुपयोग बचा हुआ है वो ख़त्म होगा। लेकिन दहेज के साथ वही प्रॉब्लम है कि इसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई है। मैंने कहा था ना कि जब किसी चीज़ को सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो उसको ख़त्म करने इतना आसान नहीं होता है। उसी प्रकार करप्शन को भी, भ्रष्टाचार को भी सोशल एक्सेप्टेंस मिल चुका है ना। आप जानते हो कि पड़ोसी वाला गवर्नमेंट कर्मचारी है, कहीं पे बाबू है या जो भी अधिकारी है, लेकिन नंबर 2 की कमाई करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप उसका विरोध करते हो क्या, है ना। और उसके आसपास 10 लोग और घूमने लग जाते हैं क्योंकि वो नंबर 2 की कमाई कर रहा है, तो फालतू का खर्चा करने में उसको तकलीफ नहीं होती है। चाय नाश्ता रोज़ पिला देगा तुम लोग को, जो है ना। मेहनत की कमाई से तो फालतू खर्चा नहीं कर पाओगे आप, लेकिन जहाँ 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गए इधर उधर से, उस 2 रुपये खर्च करने में तकलीफ नहीं होती है ना। जैसे रास्ते में कभी 50-100 मिल गए होंगे आपको, तो 50-100 रुपये 1 मिनट में ऐसे ही ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन वही मेहनत से कमाओगे तो आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली चाय नाश्ता रोज़ खिलाते पिलाते तो 10-15 लोग ऐसे ही उसके आसपास घूमते रहते। तो इस कारण से करप्शन हो गया, डाउरी हो गया, इनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया है। जिस दिन सामाजिक बहिष्कार होने लगे ना, जैसे दहेज जो ले रहा है, समाज में बहिष्कार कर दो, इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं कर, इनके फंक्शन में कोई जाएगा नहीं आएगा नहीं। जैसे गांव में होता है कुछ गलत कांड किए तो आपका जात बाहर कर देते, गांव बाहर कर देते। तो सामाजिक बहिष्कार होने लगेगा तो फिर डरेंगे, दहेज लेने से और देने से दोनों से डरेंगे। उसी प्रकार करप्शन करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दो कि भाई नंबर 2 की कमाई कर रहा है, हमारे खुद के अधिकारों का, जनता के टैक्स का क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, उसको भी सामाजिक बहिष्कार दे दो, उसकी इज्जत मत दो। लेकिन हम लोग उल्टा इज्जत देते है कि नहीं भाई। जो करप्ट अधिकारी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी करता है नंबर 2 की कमाई से, उसको हम लोग इज्जत ज़्यादा देते हैं। उसी को जब इज्जत देना बंद कर दोगे, समाज में मोहल्ले में थोड़ा सा उसको गलत नज़र से देखना स्टार्ट कर दो, तो कम से कम उसके बाद लेगा तो दिखावा नहीं करेगा। आए ना बस समझ में। लेकिन ये सब चीज़ें जब होगी तभी जाके इन सब को हम ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं है करप्शन को ख़त्म करना, और ये सब महिला डाउरी वगैरह को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो ये सब लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक तो बता देना कि समस्या क्यों गहरी है, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। सॉल्यूशन क्या है आपको, तो इनको में कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कानूनी जो अधिकार है कानून के तहत तो काम होगा ही होगा। अब जैसे जो नोएडा केस हुआ या भोपाल का जो भी केस आ रहा है, अब कानून जो काम करेगी, लेकिन आसपास के समाज उसको पूरी तरह बहिष्कार कर दे, एक लैंडमार्क बन जाएगा। तो अगला कोई उस समाज का कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके की काम करने की नहीं सोचेगा
कि जीवन भर के लिए इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, इनके साथ कोई फंक्शन में नहीं जाएगा, इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार कर दो उसका, तो नेक्स्ट अगला जो है इस तरीके करने के पहले 10 बार सोचेगा। आई ना बात समझ में। लेकिन हम वही है, कुछ दिन तक मीडिया में चलेगा, फिर वो मैं कौन तू कौन, और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो सामने वाला सोचता है ये तो कुछ 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं, नेता लोग भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि 2 दिन सब याद रखते, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, चाहे 2 दिन चिल्लाएंगे उसको सब भूल जाते हैं। तो ये सामाजिक सुधार का काम करते हैं। दूसरा, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ते हैं आप कह जो। तो राजनीतिक सशक्तिकरण जानते हैं आप लोग, अभी जो आरक्षण है 33%, उस सब राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन, पंचायत, लीडरशिप पोजीशन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते, तो उसके लिए काम करते हैं आप क्या जो। इकोनॉमिक सशक्तिकरण के लिए काम करते, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करते, जैसे SHG मैंने कहा ना, SHG वगैरह किसके लिए काम करता है, इकोनॉमिक, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए महिला संगठन का रोल। ठीक है, और जो भी करंट में पढ़ते उसको जोड़ते जाना है। जैसे कल हमने C-MART पढ़ा, तो C-MART योजना प्लेटफॉर्म आपका कल देखा था, एक दिन पहले, कुछ दिन पहले और देखा था, कुछ करंट से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड एक कोई योजना स्टार्ट हुई थी। आर्थिक सशक्तिकरण लिख लिया, ये आपका हो गया। फिर कुछ संगठन लीगल अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, ये सब लिख लिया ना आपका। इकोनॉमिक बस इतना ही हेडिंग भी डाल दोगे तो अंदर की चीज़ें तो आप लोग को दिमाग में डाल देना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा, सीधी सी बात है, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। रोजगार कब मिलेगा, जब स्किल डेवलपमेंट होगा आपका जो। मैंने कहा ना, बिना स्किल डेवलपमेंट के रोजगार नहीं मिलता है, आपके पास कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए, है ना। बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फिर छोटे मोटे काम मिलते रहेंगे। जैसे अब कपड़े की दुकान में तो भी जो बच्चियां काम करती है, तो उनके पास बहुत बड़ा कोई स्किल तो है ही नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके वहाँ ट्रेनिंग के दौरान ही कपड़े पहचानना सीख जाते कि ये सिल्की कपड़ा है या कौन सा कपड़ा और इसका क्या रेट होता है ना। उतना वो भी उसको सीखना पड़ता है। वो भी नहीं सीख पाएगा तो वो भी नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। वो भी सीखने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ दिन तक ट्रेनिंग दे करके तभी सीख पाओगे। हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। कौन सा कपड़ा क्या, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कौन सा कपड़ा क्या है, ठीक है। और साड़ी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, सब साड़ियाँ मुझे एक ही समान दिखती है, ठीक है। और लेकिन एक बार पहनने के बाद वो फैशन चेंज हो जाता है नहीं होता है ना भाई। मम्मी लोग क्या करते, एक बार पहन लिया सब बोलेंगे अगली बार दूसरा शादी जाना है उसको नहीं पहनेंगे, बोलते मतलब 5,000 की साड़ी लियो और अगली बार किसी दूसरे फंक्शन में जाना है तो फिर नई साड़ी चाहिए। तो किराए की साड़ी देने निकालना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है। तो कई लोग आजकल किराए की साड़ी भी मिलने लगी है, किराए का ड्रेसेस भी मिलने लगे हैं, एक बिजनेस के रूप में ये भी सक्सेसफुल रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, 5,000 की साड़ी एक बार पहने को उसका कोई काम का नहीं है, तो किराए में ले लो भाई, 500-1,000 रुपये एक दिन के ले लो, उसके बाद फिर अगली बार नहीं पहनना है वैसे भी। तो लीगल अवेयरनेस में आते हैं, तो ये लीगल अवेयरनेस फैलाते हैं, आया समझ में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब हमने पढ़ा है। इन सब एक्ट को अच्छे से याद कर लेना है। कब कब एज नहीं, डेट नहीं भी याद है, मतलब ईयर नहीं भी याद है, तो कम से कम नाम याद हो, इन सब के लिए है। कई जगह भी ईयर आप मिस कर सकते हो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कम से कम कानून का नाम याद हो, ये सब के लिए। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं आपके जो। मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिटरेसी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, इन सब के लिए भी कई सारे संगठन काम करते हैं। आया समझ में। और क्या काम करते हैं भाई, तो ये आपके जो ये सभी भूमिका हो गई। महिला संगठन की भूमिका का मतलब महिला संगठन ने क्या क्या काम करती है, तो डेफिनेटली महिलाओं के हर क्षेत्र में योगदान को बढ़ावा देने के लिए, उनके साथ जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या करती है, रोल प्ले करती है। क्योंकि एक महिला के द्वारा की गई मांग और एक संगठन के द्वारा की गई मांग, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है ना। संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है,
है कि नहीं। एक लकड़ी को आसानी से तोड़ लोगे, लेकिन 10 लकड़ी है तो नहीं तोड़ पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, और बटोगे तो कटोगे, है कि नहीं। ये आपके मोदी जी और इसका नारा है। तो उसको थोड़ा ब्रॉड कंटेक्स्ट में देखिए कि देश के लोग एक रहेंगे तो हम पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, हमसे लड़ नहीं पाएगा, लेकिन बढ़ गए तो फिर दूसरा भी। तो ये कुछ आंदोलन है, नाम लिख लो बस। भारत में महिला आंदोलन वगैरह कब कब क्या क्या हुए हैं, तो कुछ आंदोलन के नाम बस लिख लीजिए। दहेज विरोधी आंदोलन, तब जाके दहेज कानून बना। चिपको आंदोलन में क्या था कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए महिला पुरुष सब पेड़ से जाके चिपक जाते थे। उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, जो है उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी पेड़ों को बचाने के लिए। तो जब पेड़ काटने आते थे जो ठेकेदार वगैरह, तो पेड़ों से चिपक जाते थे इन लोग, इसलिए चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। एक उत्तराखंड के थे, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन। फिर शराब विरोधी आंदोलन तो जानते ही आप लोग, है ना। एक दो जगह पे महिलाओं ने आंदोलन किया, है ना। जैसे कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ही था क्या पहले, मतलब कॉलोनी के अंदर भी शराब की दुकानें थी तो बाहर बनाने का आदेश दिया बाद में जो है। ठीक है। तो ये सब अभी भी कई जगह दिख जाती है। तो ये सब, शराब भी एक बीमारी है जो अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आदमी कम कमाता हो लेकिन गंदी आदत नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपका मेघा पाटेकर इसके लिए जानी जाती है। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ मतलब सरदार सरोवर परियोजना। आपके जो गुजरात में बहुत पुरानी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पे बनाया जाना था, यह बनाई गई है। इसके कारण से कई सारे लोगों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो सरकार ने उसके विस्थापन के लिए अच्छे प्रयास नहीं किए, तो उसी को लेकर के लोगों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसको लेकर के मेघा पाटेकर इसमें फेमस है। मेघा पाटेकर का नाम आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो लंबी लड़ाई तो भी कोई फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, उसी को जेल वेल में डाल दिया गया बाद में फिर। तो मेघा पाटेकर, तो ये सब कुछ आंदोलन थे जो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर किए गए। और कुछ आंदोलन याद आता है तुम लोग को? कुछ खुद से सोचो, जीवन में अभी कोई ऐसा आंदोलन हो महिलाओं को लेकर के, अधिकारों के लिए हैं? तुम लोग को आंदोलन करना तो किसके लिए अधिकारों के लिए आंदोलन करोगे, बताओ? हाँ, सेफ्टी। ठीक है, कहाँ पे सेफ्टी, कैसे सेफ्टी? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति, जैसे रात को 10-11 बजे के बाद निकलने में थोड़ा सा जो पी खा के घूमते रहते हैं, है ना, उनसे खतरा रहता है कि नहीं? ये मैंने भी फील किया 10-11 बजे के बाद, देखा कि कोई अजीब से गाड़ी चला रहे, कुछ कर रहे। मेरे साथ तो वहाँ शादी में जा रहा था, कांड भी हो गया था। वो तो किस्मत थी, हम लोग अच्छे टाइम पे बच गए। मेरी गाड़ी को दो पिए खाए लोग थे, मैं गाड़ी सही सलामत चला रहा था। मतलब मेरा कोई वो नहीं, मतलब हाई फ्लाई ओवर पे गाड़ी थी, मंगला, वही आपके वाले जो उतरते हैं ना आप लोग, वो क्या नाम, मंगला वाला। तो उसी पे उधर से आ रहा था मैं, किशन की शादी थी वहाँ से, रात के 12 बजे, 12-12:30 बजे थे। 2 पिए खाए लोग उधर से आ रहे थे बाइक में। अब वो कम से कम मेरे से 500 मीटर दूर होंगे, और फ्लाई ओवर था तो, और मैं इनफ वहाँ पे जगह थी, तो आराम से मैंने ओवरटेक करके गाड़ी आगे किया। उन पिए खाए लोग को लग रहा था कि मैं फ्लाई ओवर में क्यों ओवरटेक कर रहा हूँ। दोनों कम्प्लीटली ड्रंक थे, ठीक है, और चिल्लाए जा रहे थे। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मतलब चिल्ला रहे, मुझे क्या करना है करके मैं तो सेफली अपना ओवरटेक किया और गाड़ी आगे निकाल लिया। अब बाद में पता चला कि वो अपनी बाइक मोड़ करके मेरा पीछा कर रहे। तो जैसे ही मैं उस फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था तो सामने एक ट्रक थी, तो उसके कारण से मैंने गाड़ी स्लो किया। तो देखा कि वो चिल्लाते हुए पीछे आ रहा है, मैंने मिरर देखा तो दोनों मेरा पीछा करते हुए आ रहे थे। फैमिली भी थी मेरी, दोनों बच्चे भी थे और वाइफ भी थी। तो मैं सोचा कि ट्रक आगे गई तो मैंने गाड़ी स्पीड किया, कौन इनसे फालतू भीड़ है। तो मैंने सोचा कि लेकिन वो आ करके फिर सामने गाड़ी टिका दी है मेरे, ठीक है। अब दोनों पिए खाए थे और बार बार बोल रहे थे कि शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो। मैंने कहा इनसे
उतरने के बाद कोई लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम तो है ही नहीं है, और इन लोग तो पिए खाए हैं। तो मैं थोड़ा देर गाड़ी रोका और शीशा नहीं खोला मैंने, और वो लोग गाड़ी को खोलने की कोशिश किए, लॉक को जो है नहीं खुला, शीशा तोड़ने की कोशिश किए। तब तक मैंने पुलिस में फ़ोन लगा दिया था। और उस दिन अच्छी किस्मत ये थी कि उस दिन कुछ अक्षय तृतीया वगैरह का दिन था, शादियाँ बहुत थी, तो 12:30 बजे भी रोड पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी, तो कई सारे गाड़ियाँ वगैरह फिर खड़ी हो गई। तो फिर गाड़ी वाले ने रोका, फिर ऑटो वाले आए कुछ, तो मैंने इनसे कहा कि इनको थोड़ा साइड करो, ठीक है, हाथ जोड़ करके, तो फिर उसको साइड किया। तब तक पुलिस वालों को भी मैंने कॉल कर लिया था हालांकि, लेकिन वही था कि जबरदस्ती का लड़ाई झगड़ा वाली बात थी, जबकि मेरी कोई गलती थी नहीं। तो रात की ये सब खतरा ऐसी एक सोशल मीडिया पे आया था कि एक पिए खाए 2 लोग किसी फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं रात को 10-11 बजे। तो ये बिलासपुर में 1-2 जगह पे ऐसे केसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रात के समय सेफ्टी का रहता है रात में जो है, और वो ड्रिंकर के साथ ही ज़्यादा था। हालांकि उस पर भी अभी पुलिस काम कर रही है। चलिए, तो ये आपके कुछ समस्याएं हैं। तो चुनौतियां क्या है महिला संगठनों के सामने फिर से? तो मेन समस्या तो वही वित्त की कमी है, फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस, फंड्स है आपका जो है कि नहीं। कोई भी काम करना है, पैसा नहीं है तो काम कैसे करोगे? तुम लोग को पढ़ाई करना है, पैसा नहीं मिलेगा, घर वाले नहीं देते तो कैसे पढ़ाई करते? तो सबसे पहली ज़रूरत तो होती है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, पितृसत्तात्मक समाज है आज भी जो है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो सबसे पहला विरोध घर से उठता है ना। यदि कुछ आप थोड़ा सा भी परंपरागत रूप से हट कर कुछ नया करना चाहो या किसी चीज़ का विरोध करो, तो सबसे पहला डांट या पहली सबसे समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? घर से होती है, फिर बाद में समाज में अलग से होती है। तो ये इस कारण से जो है महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। तुम बोलो कि महिला आंदोलन में जा रही हूँ करके, तो घर वाले पहले बोलेंगे क्या ज़रूरत है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो पहली आपका जो है, फिर शहरी पक्षपात, अनेक संगठन शहरों तक ही सीमित है, गाँव तक काम ही नहीं करते। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं आपके जो ज़बरदस्ती राजनीतिक दबाव वगैरह डाला जाता है। और फिर जागरूकता की कमी। तो ये सब आपके कहीं ना कहीं क्या हो गए, कुछ चुनौतियां हैं जो महिला संगठनों को या हर संगठन को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि क्या क्या चुनौतियां हैं महिला संगठनों को लेकर। सिर्फ पॉइंट्स है, उसी को लिख देना है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लिखने का स्कोप नहीं रहता है, पॉइंट्स को ही लिखना है, एलेबोरेट करना पड़े, ज़रूरत है तो कर सकते हो। सरकारें क्या क्या काम कर रही है, सरकारी सहयोग क्या क्या मिल रहा है? तो मिशन शक्ति, ये आपका महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम है आपका मिशन शक्ति। महिलाओं संगठनों हेतु सरकारी सहयोग में नाम बस लिख लो, बाकी डिटेल अंदर की ज़रूरत नहीं है। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु, इतना ही लिख लो, काम चल जाएगा। फिर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी काम किया जा रहा है। मंत्रालयों और संगठनों के बीच समन्वय को बढ़ाता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्टेप, STEP, स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम। ये सब टॉपिक सरल है, लेकिन इनसे नंबर भी मिलते हैं, है ना, मेंस में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ यदि ठीक से अच्छे से लिख लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर भी मिलेंगे ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो साइंस एंड टेक के, कुछ क्वेश्चंस होंगे यदि आपका बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो कितनी भी कोशिश करोगे तो आंसर लिखना वहाँ पे मुश्किल होगा, जिसके बारे में नहीं पता है तो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं पता वाली कोई बात ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ आप सोच समझ करके अच्छे से लिख ही सकते हो। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, योजनाओं के नाम वगैरह अच्छे से याद रहेंगे तो और अच्छा आंसर लिख पाओगे, तो उतने ही आपके मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब आपके क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, अच्छे से लिख करके आना है, तभी जाके मेंस वगैरह क्लियर होते हैं। क्योंकि मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं लिख पाओगे, हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कितना भी कोशिश करोगे 2-4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। खासकर वो साइंस एंड टेक के हो सकते हैं, इकोनॉमी वगैरह के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके माइंड में नहीं है उस समय, लेकिन ये सब है, कॉमन है। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डे टू डे लाइफ से लिंक करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू कहीं ना कहीं लिख ही लोगे।
फिर ये वन स्टॉप सेंटर्स है ना, ये करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें रोज आता है ना आकांक्षा, कि महिलाओं को कानूनी, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। मतलब एक ही सेंटर है, एक सेंटर में सब चीज़ें मिलेंगी आपको। महिलाओं को लीगल एडवाइस भी मिलेगा, मेडिकल एडवाइस भी दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट भी वहाँ पे मिलता है। वन स्टॉप सेंटर बनाए गए सरकार के द्वारा। कहाँ पे काम करते हैं, कुछ पता चलता है कि इनके बारे में ऐसा कुछ है पता है आप लोग को, वन स्टॉप सेंटर्स वगैरह? तो उसकी कमियाँ ये डाल देना भाई, बहुत सारी चलाए तो जाती है लेकिन पता ही नहीं है लोगों को, अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसको जागरूकता वगैरह फैलाया नहीं जाता है। तो एक प्रोग्राम चलाते ज़रूर है सरकारें, लेकिन फिर से तो ये समझ में आ गया आपके जो है कि क्या क्या सरकारी सहयोग मिल रहा है, ये सब काम। और करंट अफेयर में बहुत सारी योजनाएं वगैरह बीच बीच में आते रहेंगे, उस सबको जोड़ते रहना है कि महिलाओं के लिए सब योजनाएं। जैसे कल हमने देखा सी मार्ट वाला हो गया, एक आध ऐसे बीच में और आया था, ये भी आपका जो है कमर्शियल प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। और भी कई सारी चीज़ें आती करंट अफेयर में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, सब डालते जाना है। कंटेम्प्रेरी इशूज़ क्या क्या, समकालीन मुद्दे क्या है वर्तमान में। समकालीन का मतलब है वर्तमान में जो है महिलाओं को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कंटेम्प्रेरी इशूज़ है ना, यहाँ से लेकर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके समकालीन मुद्दे। तो समकालीन में साइबर अपराध महिलाओं के साथ, महिला बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है कि नहीं, बुजुर्ग और महिलाएं। ऑनलाइन उत्पीड़न है ना, आपका जो सोशल हरासमेंट वगैरह भी आज की डेट में। डिजिटल साक्षरता, तो डिजिटल साक्षरता का मतलब अभी इसमें भी देखिए, मैंने कहा ना डिजिटल में भी देखेंगे तो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, इनइक्वालिटी मिलती है कि नहीं। डिजिटली देखेंगे तो एजुकेटेड, मैंने कहा ना कि कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स महिलाएं मिलेंगी, ज़्यादा नहीं दिखते ना, पुरुष ही ज़्यादा दिखेंगे। आप कंपनियों में चले जाओ, मैंने कहा ना हमारे स्टाफ में टेक्निकल स्टाफ ढूंढते हैं तो टेक्निकल स्टाफ में गर्ल्स वगैरह कम ही मिलती है, नॉन टेक्निकल के लिए भले मिल जाती है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। फिर आपका कार्यस्थल समानता है ना, इसके लिए सरकार ने वही विशाखा गाइडलाइंस, और हमने कौन सा अधिनियम पढ़ा था ना आपका जो है POSH यही वाला है कि नहीं, पोस्ट एक पड़ा हुआ है। तो ये सब उसके लिए सुरक्षा की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू रहता ही रहता है कार्यस्थल पे, आपका हरासमेंट का इशू है ना। जैसे भाई मैंने कहा एक यूपी की स्टूडेंट है जो सिलेक्शन ली है, वो बताते रहती है कि ऑफिस में एक या दो महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष, तो उनके बीच में काम करना हमारे लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, बहुत चैलेंजिंग रहता है करके बताती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वहाँ पे जो है, तो एक चैलेंजिंग आज भी है, खास करके शहरों में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कस्बा टाइप या टाउन टाइप की चीज़ें वहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ तो नहीं है उतना। बिलासपुर या बड़े शहरों में काम कर रहे बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पे तो लगभग इक्वालिटी आराम से ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में, जहाँ पे 10 पुरुष से 2 महिलाएं हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल होता है उनके साथ काम करना, क्योंकि पुरुष मानसिकता अभी भी वही की वही है ना, इतना जल्दी सुधार होगा नहीं। तो इस कारण से ठीक कहीं ना कहीं समस्याएं आज भी, कार्यस्थल में समानता इतनी आसानी से अभी भी नहीं मिलता है कई सारे आपके ऑफिसेस में। अरे बस गवर्नमेंट में तो और नहीं मिलेगा, खास करके छोटे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बड़े वाले में तो मिल जाता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि कलेक्टर के अंडर काम करना है। लेकिन छोटे मोटे ऑफिसेस है वहाँ पे इनइक्वालिटी। जलवायु न्याय, इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्लाइमेट जस्टिस का मतलब बताओ आकांक्षा। नहीं, उस कंटेक्स्ट में तो नहीं होगा क्लाइमेट जस्टिस। और बताओ कोई क्या हो सकता है, वो तो वर्क कल्चर या वर्क एनवायरनमेंट वर्ड यूज होता है आपका जो है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया मेनली, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण से वहाँ पर भी जो आपका कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग मेन ध्यान अभी भी किस पे जाता है, आपका जो है मेल ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। आपका जो क्लाइमेट चेंज के कारण से होने वाले किसी भी प्रकार का जो नुकसान है, उसमें मेल ओरिएंटेशन ही ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर भी वहाँ पे इफेक्ट वगैरह को जस्टिस देने की ज़रूरत है, इक्वालिटी देने की ज़रूरत है, उस कंटेक्स्ट में यूज किया होगा। ये जो क्लाइमेट जस्टिस वाला जो वर्ड है, कि वहाँ पे वर्तमान में क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट के कारण से, अभी जैसे किचन में है तो गर्मी के दिन है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है, मम्मी को,
कुछ भी हो, गर्मी हो कितनी भी, 48 डिग्री 50 डिग्री, किचन में खड़े होकर के तुम लोग के लिए खाना तो बनाना ही पड़ता है, आई ना बस समझ में। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो गर्मी के दिनों में किचन में खड़े होकर खाना बनाना इतना आसान होता है क्या? लेकिन बनाती है। तो फिर तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। अब कितने लोगों के किचन में एसी लगा हुआ है? कितने लोग के किचन में एसी लगा हुआ है? मेरे ख्याल से 1-2% होंगे जिसके घर में किचन में एसी लगाए होंगे। बाकी तो जनरली वहाँ पे पंखा भी नहीं चला सकते, गैस बुझ जाती है तो गर्मी में ही काम करना पड़ता है कि नहीं भाई? तो वहाँ पे गर्मी के साथ उनके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी जगह तो चलो ठीक है, एसी है, कूलर है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन किचन में आपके पास ऑप्शंस, जबकि होना किचन में भी चाहिए। किचन में भी सबसे पहले एसी लगा किचन में देने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी का कहाँ बीतता है? घर में है तो किचन में ही बीतता है, या जो भी अन्य जो घर में काम करते हैं उनका जो है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन तो मैंने लगा के दिया मैडम को, ठीक है, मैंने मेरे घर में इस किचन में एसी लगा दिया। मैंने एक तो पुराना पड़ा हुआ था, ऐसे खरीद के नहीं लगाया, लेकिन पुराना पड़ा था तो मैंने लगवा दिया। तो जब ज़्यादा गर्मी लगती है चला खुद ही नहीं चलाती, लेकिन चला लेती है। तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि दिन भर वो किचन में ही कुछ ना कुछ गर्मी के दिनों में काम, और पसीना पसीना होकर के फिर बाद में हरासमेंट तो होता ही है। तो थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन कम से कम हरासमेंट तो नहीं होगा। तो वो मैंने लगा के दिया था। मैंने कहा था उसके कि लगा के एसी जो है जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो। एनीवे, तो ये हो गया आपका जो है महिला संगठनों का महत्व। वही है आपका महत्व, मतलब वही हो गया, रोल हो गया, ये सब चीज़ें वही आएंगी फिर से, इसमें कोई नया नहीं है। आपके जो है आगे की राह क्या है? तो ज़मीनी भागीदारी को सशक्त बनाना है ना। आपका सुझाव और आगे की राह, आगे क्या करना चाहेंगे? तो कुछ पॉइंट्स है आपके, बस उसी को लिख लो, सुझाव और आगे की राह में। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ानी चाहिए। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सपेंड रूरल आउटरीच, स्ट्रेंथन ग्रॉस रूट पार्टिसिपेशन। क्लियर है? फिनेंशियल असिस्टेंस, पर्याप्त वित्तीय सहायता, संस्थागत समर्थन प्रदान करना। फिर आपका डिजिटल सशक्तिकरण, महिलाओं को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। सुझाव में सुझाव जरूर मांगेगा, यूपीएससी हमेशा जो है सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, तो सॉल्यूशंस तो देना ही पड़ेगा आप लोग को। फिर लैंगिक संवेदनशीलता, इसका मतलब समझ गए, जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, और वो बचपन में परवरिश लड़कों को ठोक पीट के सिखाने की ज़रूरत है। हम लोग अभी भी परवरिश में देखेंगे तो लड़कों को उतना, लड़कियों को सिखाया जाएगा ऐसा नहीं रहना है, वैसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि भाई क्या नहीं करना है, क्या करना है। आपका जो है सहयोग, इन सब का सहयोग चाहिए। गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपका वुमन एम्पावरमेंट होगा अच्छे से। आया समझ में? तो ये हो गया आपका कॉपरेशन। तो ये आपका मेरे ख्याल से, और बाकी वर्तमान संगठन में सब वही है लिखा हुआ है आपका जो है वर्तमान समय में, तो ये अलग से देख लेंगे, कल डिस्कशन करेंगे। वर्तमान में कुछ नए करंट अफेयर्स वगैरह में जोड़, जैसे एसएसजी का बैंक लिंकेज मॉडल, ये वैश्विक बेंचमार्क के रूप में काम करता है, तो ये करंट से जोड़ करके एक क्लास कल और लेंगे, तो ये कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज समझ में आ गया होगा आपका जो है कि वुमेंस और वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे काम करते हैं और इनका रोल क्या है। और आज की डेट में करंट अफेयर्स को लेकर के फिर से जोड़ करके पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन आपका पीछे नहीं बचेगा, है ना। 2026, 25, 26 ये सब आपका जो है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उससे देखेंगे आपका जो है। तो एक लेक्चर और हो जाएगा, फिर आपका काम हो जाएगा कंप्लीटली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए।